अरे मनहूस, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए। हम तुझे कितना अच्छा समझते थे और तूने क्या कर दिया। अपनी हालत तो देख, तूने हमारे घर की इज्जत ही खत्म कर दी। गुस्से से कांपती हुई कमला जी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनका बस चलता तो शायद वहीं अपने हाथों से उस लड़की का गला दबा देती। कमरे का माहौल इतना भारी हो चुका था कि जो भी आदमी वहां मौजूद था सब अपनी नजरें झुकाकर या चुराकर बाहर निकल गए, क्योंकि जिस हालत में वह लड़की इस वक्त बेड पर मिली थी उसे देखकर किसी से भी वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन विक्रम राजपूत वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें बिना झपकाए उसी तरह टिकी हुई थी, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लड़की की हालत बेहद कमजोर थी। वह घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे सच में कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। सहारा लेने के लिए उसने कांपता हुआ अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया, क्योंकि इस पूरे कमरे में उसे सिर्फ उसी से उम्मीद थी कि शायद वही उसकी बात समझेगा और उसकी मदद करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, तभी अचानक कमला जी ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कमला जी गुस्से से भरी हुई बोली, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा ख्याल आया कि तुम्हें अपनी बहू बनाऊं। मैंने तुम पर भरोसा ही क्यों किया। जरूर तूने ही कोई जादू टोना करके मुझे अपने बस में कर लिया होगा, तभी मैं तुझ पर यकीन कर बैठी। लोग तो पहले से ही मुझे समझा रहे थे कि इस लड़की से दूर रहो। सब कहते थे कि इसकी माँ का भी चरित्र ठीक नहीं था। वह अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने किसी आशिक के साथ भाग गई थी। सब यही कहते थे कि ये लड़की भी अपनी माँ की तरह ही निकलेगी। उन्होंने मुझे बार बार समझाया कि इसे अपनी बहू मत बनाओ, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। लोग कहते थे कि खून का असर जरूर दिखाई देता है। अगर माँ इतनी आजाद ख्यालों वाली थी तो बेटी भी वैसी ही होगी। अरे खून का असर होता है। जिसकी माँ की नजरें इस कदर आजाद थी तो बेटी भी वैसी होगी। मगर नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि अपनी आंखों के तारे, अपने चांद जैसे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करूंगी। मुझे लगा था कि तुम इस घर की इज्जत बढ़ाओगी, लेकिन आज जो मेरी आंखों के सामने है उसे देखकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। कमला जी घृणा और गुस्से से कांपती हुई बोली। कमरे में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अभी तक उस बेड पर एक लड़का औंधे मुंह पड़ा हुआ था, जैसे गहरी नींद में हो। उसके शरीर पर शर्ट तक नहीं थी। दूसरी तरफ 24 साल की ईशिता खड़ी थी, जिसने सिर्फ एक पतली सी नाइटी पहन रखी थी। उसके अलावा उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। घबराहट में वह बार बार अपनी नाइटी को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी स्ट्रिप बार बार उसके कंधे से फिसलकर नीचे सरक जाती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा डरा हुआ था और गर्दन पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों और गर्दन पर हल्की हल्की खरोंचें भी थी, जिन्हें देखकर वहां मौजूद लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वहां कुछ ऐसा हुआ हो जिसने पूरे घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया हो। तभी कमरे के बाहर से लोगों के तेज आवाजें आने लगी। घर के कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे कि इस लड़की और उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहिए, जिसने इतनी हिम्मत की कि घर में घुसकर हमारी इज्जत को दाग लगा दिया। कोई कह रहा था, पहले ये पता करो कि ये लड़का है कौन, जो इतनी बेधड़क होकर यहाँ तक पहुंच गया। कमरे के बीचों बीच विक्रम राजपूत खड़ा था। उसकी मिठियां कस चुकी थी और आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह एकटक ईशिता को देख रहा था, जैसे उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे हों। अगले ही पल वह तेज कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। उसने बिना कुछ सोचे झटके से बेड पर पड़ी चादर खींचकर हटा दी, फिर उस लड़के को कंधे से पकड़कर झटके से सीधा कर दिया। वह लड़का अभी तक गहरी नींद में था और धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था, जैसे उसे इस बात का जरा भी अंदाजा ना हो कि कमरे में क्या तूफान खड़ा हो चुका है। लगता था कि दोनों किसी नशे की हालत में थे, क्योंकि इतना शोर मचने के बाद भी वह अब तक नहीं जागा था। जैसे ही विक्रम ने उसे झंझोर कर उठाया, उसकी आंखें अचानक खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और परेशान होकर बोला, कौन हो तुम लोग? इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या?
और ये जगाने का कौन सा तरीका है। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दिया, विक्रम और कमला जी दोनों एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, मानो उनके शरीर से जान ही निकल गई हो, क्योंकि उनके सामने जो लड़का था वह कोई अजनबी नहीं बल्कि राघव था। उसे देखते ही विक्रम का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने पास रखा पानी से भरा हुआ जग उठाया और बिना सोचे समझे राघव के चेहरे पर उड़ेल दिया। ठंडा पानी पड़ते ही राघव का थोड़ा नशा उतरने लगा। उसने इधर उधर देखा तो सामने अपनी माँ कमला जी और अपने बड़े भाई विक्रम को खड़ा पाया। दरवाजे के बाहर घर के बाकी बड़े लोग भी खड़े थे और सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। उधर ईशिता घबराकर बेड की चादर से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और बार बार हाथ जोड़कर सबसे कह रही थी कि उसे सच में कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। भगवान के लिए उस पर भरोसा किया जाए, लेकिन कमरे का माहौल इतना भारी हो चुका था कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। राघव ने गहरी सांस ली। अपनी आंखें मलते हुए धीरे धीरे उठकर अपने बड़े भाई विक्रम के सामने आ खड़ा हुआ। फिर शांत आवाज में बोला, मम्मा, भाई, जो होना था वो तो हो ही गया है। अब गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं और ईशिता एक दूसरे को बहुत पसंद करती हैं। ये खुद अपनी मर्जी से मेरे पास मेरे कमरे में आई थी। अब आप लोगों के डर से ये सबके सामने झूठ बोल रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग इसे मेरे हवाले कर दें। मैं और ईशिता शादी कर लेंगे। वैसे भी भाई, आपके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। ईशिता जैसे अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके लिए ये सब किसी भयानक तूफान से कम नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। जब विक्रम ने एक नजर उस लड़की की तरफ देखा जिसे वह दिल से चाहता था, जिसे वह अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था और जिस पर वह अपनी सारी मोहब्बत लुटाने का सपना देखता था, तो उसके दिल के अंदर जैसे आग सी जल उठी, क्योंकि आज उसी लड़की के जिस्म पर किसी और की मोहब्बत के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह सोचकर उसका खून खोल उठा था। कमरे में मौजूद हर इंसान की नजरें अब विक्रम राजपूत के चेहरे पर टिकी हुई थी, क्योंकि सब जानते थे कि इस खानदान का बड़ा बेटा और वारिस वही है और अब वही फैसला करेगा कि आगे क्या होगा। उसका फैसला पत्थर पर लकीर की तरह माना जाता था। तभी कमला जी गुस्से में चिल्ला उठी कि वह कभी भी इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। वह कहने लगी कि बेशर्मी की भी एक हद होती है। आज सुबह ही इसकी बारात आनी थी और इससे पहले ही ये अपने होने वाले देवर के साथ बदनामी कर बैठी। अगर आज ये सब कर सकती है तो कल को पता नहीं और क्या क्या करेगी। वह गुस्से में कहने लगी कि वह इस लड़की को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगी और अब इस आवारा लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी विक्रम राजपूत ने अपना हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि शादी की तैयारी की जाए। वह आज ही शादी करेगा और वह भी ईशिता से ही करेगा। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। ईशिता तो जैसे डर के मारे सुन्न हो गई। उसे लगा जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। विक्रम के दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था जब उसने अपनी आंखों से ईशिता को उस हालत में देखा था। वह राघव की बाहों में थी और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। कभी जो विक्रम के दिल में ईशिता के लिए प्यार था, वही प्यार अब उसके अंदर बदले की आग बन चुका था। उसने फिर दोबारा सबको सख्त आवाज में कहा कि तैयारी की जाए, आज ही उसकी शादी होगी। वो शादी इसी लड़की से करेगा। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं सुनना चाहता। उधर ईशिता बस लगातार रोए जा रही थी और सामने खड़ा राघव आंखें बंद किए खड़ा था, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और अपने भाई से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। ये लड़की उसके लिए सही नहीं है। उसने कहा कि अब तो उसे भी एहसास हो रहा है कि जो हुआ वह गलत था, लेकिन सच ये है कि ये लड़की उसके साथ समय गुजार चुकी है और उनके बीच बहुत कुछ हो चुका है। उसने ये भी कहा कि जब ये एक भाई के साथ इतना आगे बढ़ चुकी है
तो दूसरे भाई को इससे शादी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा वह ये भी कहने लगा कि ईशिता उसके सामने विक्रम के खिलाफ भी बहुत कुछ बोल रही थी। अगर वह सब बता दे तो शायद विक्रम गुस्से में आकर या तो उसे मार देगा या खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। वह ये भी कहने लगा कि ईशिता उसके साथ वक्त बिताते हुए उसकी तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि वह बहुत रोमांटिक है और उससे ज्यादा मर्दाना ताकत उसमें है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विक्रम का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ चुका था। गुस्से से भरे विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा कि वह तुरंत चुप हो जाए और अब कभी उसके सामने आने की हिम्मत ना करे, वरना वह उसकी जान ले लेगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। कमला जी तो पहले से ही ईशिता से नफरत करती थी और अब ये सब देखने के बाद उनकी नफरत और भी बढ़ चुकी थी। थोड़ी ही देर में घर में शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गई और मेहमान भी आने लगे। पिछली रात मेहंदी का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से हुआ था। इस समय विक्रम अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने हाथों में पकड़ी गन को बार बार घुमा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की से वह सच्ची मोहब्बत करता है वही उसे इस तरह धोखा देगी। वह तो उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाने का सपना देख रहा था, लेकिन आज वही लड़की उसके अपने भाई के साथ इस तरह मिली और ये सोचकर उसका दिल टूट चुका था। उसे लग रहा था कि दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। ईशिता कुछ साल पहले उनके घर के पड़ोस में रहने आई थी। उसका घर विक्रम के घर के बिल्कुल पास ही था। दोनों परिवारों के बीच कोई खास रिश्ता तो नहीं था, लेकिन आना जाना अच्छा था और ईशिता के पापा और विक्रम के पापा के बीच अच्छी दोस्ती थी। हालांकि दोनों घरों की हैसियत में बहुत फर्क था। विक्रम राजपूत का परिवार बहुत अमीर था, जबकि ईशिता के पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करते थे। अक्सर उनके घर से लड़ाई झगड़े और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन कमला जी ने खुद अपने कानों से वह बात सुनी थी जब ईशिता का पिता उसकी मां से लड़ रहा था और कह रहा था कि अगर उसे पहले पता होता वह ऐसी औरत है तो वह कभी उससे शादी ही नहीं करता। वह उसे चरित्रहीन कह रहा था और कह रहा था कि उसे शर्म नहीं आती कि वह एक बेटी की मां होते हुए भी किसी और आदमी से मिलती है। इस पर ईशिता की मां गुस्से में चिल्लाकर कह रही थी कि उसे किसी की परवाह नहीं है क्योंकि उसका पति उसे कुछ भी अच्छा नहीं दे सकता। वह कह रही थी कि उसकी कमाई से मुश्किल से घर चलता है और वह अपनी पूरी जिंदगी ऐसी गरीबी में नहीं बिताना चाहती। उसे अच्छा खाना और अच्छा पहनना चाहिए और वह उसके साथ और उसकी बेटी के साथ ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। कमला जी ने जब ये सब सुना तो वह हैरान रह गई थी और उसके बाद ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। कुछ ही दिनों बाद ईशिता की मां अपने आशिक के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। ये सदमा इतना बड़ा था कि ईशिता का बाप भी धीरे धीरे टूट गया और आखिरकार चारपाई पकड़कर रह गया। वक्त गुजरता गया और ईशिता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह जवानी की दहलीज पर पहुंचने लगी तो कमला जी अक्सर अपने दोनों बेटों विक्रम और राघव को सख्त लहजे में समझाती थी कि खबरदार, अगर तुम दोनों ने उस लड़की के साथ दोबारा खेलना या ज्यादा घुलना मिलना शुरू किया, क्योंकि उसकी माँ जैसी थी वैसी ही बेटी भी होगी। माँ की यही बातें धीरे धीरे राघव के दिमाग में जहर की तरह भरने लगी और उसे ईशिता से नफरत होने लगी। तभी एक वक्त ऐसा भी आया जब ईशिता सिर्फ 14-15 साल की ही थी। उसके पिता का भी देहांत हो गया। वह बिल्कुल अकेली रह गई। तब विक्रम के पापा उसे अपने घर ले आए और सबके सामने कह दिया कि आज से ये लड़की इसी घर में रहेगी। ये बात कमला जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर विक्रम के पापा के फैसले के आगे किसी की नहीं चली। शुरू के कुछ दिन तो ईशिता डर के मारे अपने कमरे में ही बंद रही, लेकिन उसके बाद कमला जी ने उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए। उन्होंने राघव से भी साफ कह दिया कि ये लड़की इस घर की नौकरानी है, इसलिए इसे नौकरानी समझकर ही काम करवाओ, अपना होमवर्क करवाओ या जो मन करे करवाओ, लेकिन कभी भी इसे दोस्त या बहन समझने की गलती मत करना। विक्रम का स्वभाव अलग था, जबकि राघव अपनी माँ की तरह ही सोच रखने लगा था।
माँ की बातों का असर उस पर इतना हुआ कि उसने ईशिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर अपना होमवर्क करते करते कॉपी फाड़ देता और फिर ईशिता पर इल्जाम लगा देता कि उसने उसका होमवर्क खराब कर दिया है। मजबूर होकर ईशिता को सारी सारी रात जागकर उसका होमवर्क पूरा करना पड़ता था। शुरुआत में विक्रम ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब वह कॉलेज से वापस घर आया तो तेज बारिश हो रही थी। घर के पीछे की तरफ से उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। जब वह वहां गया तो उसने देखा कि ईशिता बारिश में खड़ी रो रही थी। सर्दियों की ठंडी बारिश में उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मगर वह मजबूरी में वहीं खड़ी थी और सामने दरवाजे की तरफ देख रही थी। जब विक्रम ने आगे बढ़कर देखा तो अंदर कमरे में राघव हीटर के सामने बैठा था और उसने ईशिता को सजा के तौर पर बारिश में खड़ा कर रखा था। वह कह रहा था कि अगर वह चाहती है वह उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से ना निकलवाए तो उसे 1 घंटा बारिश में खड़े रहना होगा। ये सब देखकर विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। वह अंदर गया और राघव को जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोनों भाइयों के बीच हाथापाई तक शुरू हो गई। शोर सुनकर कमला जी भी वहां पहुंच गई और गुस्से में कहने लगी, इस लड़की की वजह से अभी से तुम दोनों भाई लड़ने लगे हो, आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। उन्होंने ताने मारते हुए कहा कि उनके पति ने तो जैसे घर को अनाथ आश्रम बना दिया है। जिसके माँ बाप मर जाएं, उसके बच्चों को उठाकर घर ले आते हैं और उनके सर पर डाल देते हैं। लेकिन विक्रम ने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह गुस्से से राघव को घूरते हुए बाहर आया और ईशिता का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। फिर उसने खुद तौलिया लेकर उसके बाल सुखाए, उसके शरीर से पानी साफ किया और नौकरानी से कहकर उसके लिए गर्म कपड़े मंगवाए। उस रात ठंड लगने से ईशिता को तेज बुखार हो गया था और विक्रम पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। ये सब देखकर राघव को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में कहा कि भाई, आप मेरे ऊपर उस मामूली लड़की को अहमियत दे रहे हैं जिसकी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। ये सुनकर विक्रम ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ईशिता के साथ बुरा व्यवहार किया तो वह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बचपन से ही दोनों भाइयों के बीच नफरत बढ़ती चली गई थी, लेकिन समय के साथ जब विक्रम बड़ा हुआ तो उसके दिल में प्यार की भावनाएं जागने लगी। तो सबसे पहले जिस लड़की ने उसे अपनी तरफ खींचा वह ईशिता ही थी। वह बहुत सीधी, शांत और मासूम लड़की थी जो हर वक्त नजरें झुकाकर अपने काम में लगी रहती थी। जब भी विक्रम घर आता तो वह या तो किचन में काम करती मिलती या फिर कमला जी के पैर दबाती दिखाई देती। अब वह पूरी तरह जवान हो चुकी थी। उसकी सादगी और खूबसूरती खुद ब खुद विक्रम का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी थी। घर में अगर ईशिता किसी को अपना मानती थी तो वह सिर्फ विक्रम राजपूत ही था। विक्रम का ख्याल रखना और उसका साथ देना देखकर ईशिता का दिल भी धीरे धीरे उसी की तरफ झुकने लगा था। एक दिन ईशिता विक्रम के कमरे की सफाई करने गई। वह कपड़े से दीवार पर लगी विक्रम की तस्वीर साफ कर रही थी। साफ करते करते अचानक उसका हाथ रुक गया और वह तस्वीर को देखते हुए जैसे खो सी गई। वह हल्की सी मुस्कुराते हुए विक्रम के चेहरे को देखने लगी और उंगलियों से तस्वीर पर उसके चेहरे को छूकर जैसे महसूस करने लगी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ईशिता बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा शायद विक्रम आ गया है, लेकिन जैसे ही वह पलटकर देखती है तो सामने मुंह में सिगरेट दबाए राघव खड़ा उसे घूर रहा होता है। वह भौहें उठाकर ताना मारते हुए कहता है, अच्छा तो यहाँ मेरे भाई का दिल लगाया जा रहा है। जो तुम कह रही हो उसका क्या मतलब समझूं मैं? मेरे भाई की तस्वीर को इस तरह देखने का क्या मकसद है तुम्हारा? कहीं तुम इस घर की मालकिन बनने के सपने तो नहीं देख रही? ईशिता डर कर तुरंत पीछे हट गई और बोली कि ऐसी बात मत कहिए, मैं तो बस तस्वीर साफ कर रही थी और वैसे भी आपके बड़े भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी तरह बुरे नहीं हैं। मुझे वो अच्छे लगते हैं इसलिए उनकी तस्वीर देख रही थी। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी, लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और गुस्से में बोला कि तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। खबरदार अगर तुमने मेरे भाई के करीब आने की कोशिश भी की। तुम्हारी वजह से मुझे कई बार अपने भाई से डांट और मार खानी पड़ी है और आज भी वह मुझे शक की नजर से देखते हैं।
ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि मौका मिले तो तुम्हें जान से मार दूं। इशिता डर के मारे कांपने लगी। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। विक्रम अपने कमरे की तरफ आ रहा था। राघव तुरंत उससे दूर हट गया और होठों की तरफ इशारा करके उसे चुप रहने को कहा। थोड़ी देर बाद विक्रम कमरे में आया। उसने देखा कि राघव बेड पर बैठा है और इशिता कांपते हुए फर्नीचर साफ कर रही है। विक्रम ने दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराकर राघव से पूछा कि तुम आज मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। राघव बोला कि भाई मैं तो आपके स्टडी रूम से कुछ किताबें लेने आया था। यहाँ आया तो देखा कि यह आपका कमरा साफ कर रही है तो मैं यहीं बैठ गया और इसे बता रहा था कि कमरे की सफाई अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि आपको साफ सुथरी चीजें पसंद है। राघव की बात सुनकर विक्रम ने एक नजर इशिता की तरफ देखा जो घबराकर सोफा साफ कर रही थी। उसने राघव को कुछ नहीं कहा लेकिन इशिता से बोला कि तुम हर वक्त कुछ न कुछ काम करती ही रहती हो। छोड़ो ये सब, मैं जब भी घर आता हूँ तुम्हें काम करते हुए ही देखता हूँ। आज मेरा मन है कि हम बाहर घूमने चलें। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। ये सुनकर इशिता हैरान रह गई क्योंकि उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। वहीं राघव भी चौंक गया और बोला, ये क्या बात हुई भाई? क्या आपने घर में काम करने वालों को घुमाने ले जाने का कोई नया नियम शुरू किया है? अगर ऐसा है तो घर में 3 नौकर और भी हैं, क्या उन्हें भी अपने साथ घुमाने ले जाएंगे? ये सुनकर विक्रम के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। उसने सख्त आवाज में कहा कि चुप रहो, ये कोई नौकरानी नहीं है, ये हमारी दोस्त है। अगर ये घर का काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नौकरानी है। घर का काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये इस घर को अपना घर समझकर काम करती है। इतना कहकर विक्रम ने इशिता का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले गया और कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ। करीब 15 मिनट बाद जब इशिता तैयार होकर बाहर आई तो बहुत सुंदर लग रही थी। विक्रम उसे अपने साथ बाहर घूमने ले गया। उधर राघव सीधा अपनी माँ कमला जी के पास पहुंच गया। उनके कान भरने लगा। वह बोला कि मम्मा, आपने देखा अपने बेटे के हाल? वह इस घर की नौकरानी को घुमाने ले गया है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। यह अपनी माँ की तरह ही निकलेगी। मुझे डर है कि कहीं एक दिन भाई इससे शादी ही ना कर ले। आप तो जानती हैं कि इस घर में भाई का ही फैसला चलता है। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। राघव की बातें सुनकर कमला जी भी सोच में पड़ गई और उन्हें भी चिंता होने लगी। विक्रम और इशिता उस दिन लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। बहुत समय बाद इशिता घर से बाहर निकली थी, इसलिए वह बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे खुश देखकर विक्रम को भी सुकून मिल रहा था। वह रास्ते के खूबसूरत नजारे देख रही थी। तभी विक्रम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने होठों के पास ले जाने लगा। ये देखकर इशिता घबरा गई और तुरंत हाथ पीछे खींचते हुए बोली, आप ये क्या कर रही हैं? तब विक्रम मुस्कुराकर बोला कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। ये सुनकर इशिता एक पल के लिए हैरान रह गई। वह एक ऐसी लड़की थी जिसे बचपन से ही ताने और ठुकराहट मिली थी और आज इतना अमीर और अच्छा लड़का उससे प्यार का इजहार कर रहा था। उसे विक्रम अच्छा तो लगता था लेकिन उसे डर था कि कहीं वह भी उसे इस्तेमाल करके छोड़ ना दे। डरते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपके घर में रह रही हूँ। कृपया मेरे साथ गलत मत कीजिए। अगर आपके मन में मेरे लिए कोई गलत सोच है तो उसे निकाल दीजिए। आपको अपनी हैसियत की बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी लेकिन मेरे पास मेरी इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विक्रम को बहुत हैरानी हुई। उसने तुरंत गाड़ी रोक दी और गुस्से में बोला कि क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मेरे प्यार को गलत समझ रही हो। इशिता अपनी बात पर शर्मिंदा हो गई और बोली कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं लेकिन आपकी माँ कभी नहीं मानेगी और आपकी दुनिया में तो बहुत अमीर और खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं? तब विक्रम ने कहा कि मुझे तुम पसंद हो। तुम जैसी सच्ची और मासूम लड़की चाहिए मुझे, और जहां तक मेरी माँ की बात है तो मैं उन्हें मना लूंगा।
उस दिन जब दोनों घर लौटे तो विक्रम का व्यवहार बदला हुआ था। कमला जी कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम ने साफ कह दिया कि वह ईशिता से शादी करना चाहता है और आज के बाद उससे घर का कोई काम नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि वह इस घर की होने वाली बहू है। ये सुनकर उसके माता पिता दोनों हैरान रह गए। विक्रम के पापा को ईशिता अच्छी लड़की लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपनी बहू बनाने के बारे में नहीं सोचा था। उधर राघव भी गुस्से से भर गया। जब विक्रम अपने माता पिता से बात कर रहा था तब राघव गुस्से में ईशिता के कमरे में गया और उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। वह बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे भाई से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि तुम इस घर की बहू बनकर राज करोगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर ईशिता डर गई, लेकिन हिम्मत करके बोली कि वह सब विक्रम को बता देगी, क्योंकि विक्रम उससे प्यार करते हैं और अगर उन्हें पता चला कि वह उनकी होने वाली पत्नी को धमका रहा है तो वह उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर राघव हैरान रह गया और वहां से चला गया। अगले दिन कमला जी और राघव ने एक योजना बनाई। कमला जी ने ऊपर से विक्रम की बात मान ली और कहा कि वह ईशिता को बहू बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसने कभी कोई गलती की या अपनी मां की तरह व्यवहार किया तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूरे परिवार को बुलाया गया। जब कमला जी के रिश्तेदारों ने ईशिता को दुल्हन के रूप में देखा तो कई लोगों ने ताने भी दिए कि इतने अमीर और अच्छे परिवार में ये नौकरानी बहू बन रही है। उस रात जब ईशिता मेहंदी के कपड़े बदलने अपने कमरे में गई तो एक नौकरानी जूस का गिलास लेकर आई और बोली, ये विक्रम साहब ने भेजा है और आपको जरूर पीना है। ईशिता ने जूस टेबल पर रख दिया और अपने कपड़े बदलने चली गई। जब वापस आई तो उसे बहुत प्यास लगी हुई थी और विक्रम का नाम सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि विक्रम उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसने मुस्कुराते हुए पूरा जूस पी लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर में कमरे की लाइट बंद हो गई और किसी के आने की आहट हुई। उसे लगा कि शायद विक्रम आए हैं। वह बोली कि विक्रम, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा सर घूम रहा है। लेकिन जो कमरे में आया वह विक्रम नहीं बल्कि राघव था। वह उसे संभालते हुए बिस्तर तक ले गया और कहने लगा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद थकान की वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। ईशिता को लगा कि सामने वाले की आवाज कुछ अलग है, लेकिन उसका सर इतना भारी था और दिमाग इतना सुन्न हो चुका था कि वह ठीक से कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा कि विक्रम, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बहुत थक गई हूं और सोना चाहती हूं। तभी वह आदमी उसके और करीब आ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुस्कुराते हुए बोला, कैसे जाऊं अपने कमरे में? आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज हमारी सुहागरात है। बिना सुहागरात मनाए मैं तुम्हें कैसे सोने दूं? वह धीरे धीरे उसकी उंगलियां उसके शरीर पर फेरने लगा और बोला कि आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात होगी। इतना कहकर उसने अपने गर्म होंठ उसकी नाजुक गर्दन पर रख दिए। ईशिता को ऐसा लगा जैसे किसी ने जलते हुए अंगारे उसकी गर्दन पर रख दिए हों। वह घबराकर पीछे हट गई, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने पास बैठे उस आदमी को खुद से दूर कर सके। उसने घबराकर कहा, लेकिन विक्रम, हमारी शादी कब हुई? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत थक गई हो जान, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। देखना, अभी मैं तुम्हारी सारी थकान दूर कर देता हूँ। वह उसकी उंगलियों से उसके होठों को छूते हुए बातें कर रहा था। ईशिता बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास कौन है, लेकिन उसकी आंखें ठीक से खुल ही नहीं पा रही थी और कमरे में अंधेरा भी था, इसलिए वह कुछ पहचान नहीं पा रही थी। उधर राघव लगातार उसके और करीब आता जा रहा था। उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। ईशिता के पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। दरअसल ये सब योजना कमला जी की थी। उन्होंने ही राघव को समझाया था कि अगर उस लड़की से छुटकारा पाना है तो पहले उसके साथ वक्त बिताओ,
फिर सही मौके पर मैं आकर सबके सामने उसका असली चेहरा दिखा दूंगी। योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा था। राघव उसकी गर्दन पर अपने निशान छोड़ चुका था। वह बदले और जुनून में इतना डूब चुका था कि हर हद पार करना चाहता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला जी आ गई थी। मां के आने पर राघव को खुद को रोकना पड़ा, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अगर कमला जी थोड़ी देर और न आती तो शायद वह अपने इरादे पूरे कर चुका होता। उसने तुरंत सोने का नाटक कर लिया। कमला जी ने आते ही ईशिता को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और पूरा पानी उसके चेहरे पर डाल दिया, जिससे उसका नशा थोड़ा उतरने लगा। उसके बाद जो हुआ वह ईशिता की जिंदगी पर पहाड़ बनकर टूटने वाला था। राघव और कमला जी को पूरा यकीन था कि विक्रम इस लड़की से कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन जब विक्रम ने सब कुछ जानने के बाद भी उसी से शादी करने की बात कही तो वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। राघव और कमला जी तो सोच रहे थे कि वह रिश्ता तोड़ देगा और उसे घर से निकाल देगा, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही पलट गई थी। कुछ देर पहले जो खुशी उनके चेहरों पर थी वह अब गंभीरता में बदल चुकी थी। दोनों सर झुकाकर बैठे थे और पंडित जी शादी की रस्में पूरी करवा रहे थे। शादी खत्म होते ही विक्रम राजपूत खड़ा हुआ और उसने एक नजर राघव की तरफ देखा और कहा, मैं शादी कर चुका हूँ, लेकिन अब अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ उसकी इज्जत खराब करने वाला दरिंदा रहता है। ये सुनकर राघव हैरान रह गया। उसने कहा कि भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस लड़की ने ही मुझे फंसाया था। मैं तो वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही विक्रम ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। ईशिता चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही थी। विक्रम ने कहा कि वह उसे लेकर अपने शहर वाले फ्लैट में रहने जा रहा है। कमला जी रोने लगी और बोली, बेटा ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही जीती हूँ। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? लेकिन विक्रम के दिल में बहुत दर्द, गुस्सा और बदले की आग भरी हुई थी। उसने ये शादी प्यार में नहीं बल्कि बदला लेने के लिए की थी। कभी वह ईशिता से सच्चा प्यार करता था और उसी प्यार में उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि ईशिता ने उसकी मोहब्बत को ठुकराकर उसके छोटे भाई के साथ रात बिताई थी। यही सोच उसे अंदर से जला रही थी। वह इस धोखे को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए अब वह ईशिता को ऐसी सजा देना चाहता था कि वह हर पल तड़पे और रोए। वह चाहता था कि उसे इतना दर्द मिले, वह मौत की भीख मांगे, लेकिन मौत भी उसे आसानी से ना मिले। अगर वह सिर्फ रिश्ता तोड़ देता या उसे घर से निकाल देता तो उसे कभी सुकून नहीं मिलता। लेकिन अब जब वह उसके सामने हर दिन तड़पेगी, तब शायद उसके टूटे हुए दिल को थोड़ी राहत मिलेगी। उसने तो उससे सच्चा प्यार किया था, लेकिन ईशिता ने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। अगर उसे विक्रम से प्यार नहीं था और राघव पसंद था तो वह पहले ही मना कर सकती थी। वह उसे मजबूर नहीं करता, लेकिन उसकी मोहब्बत स्वीकार करने के बाद उसने उसे धोखा दिया था। यही बात विक्रम को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। विक्रम ईशिता को अपने साथ लेकर शहर की ओर निकल गया। पूरे रास्ते ईशिता डरी सहमी सी चुप बैठी रही और बार बार अपने आंसू पोंछती रही। उसके दिल में बहुत सी बातें थी, वह सब कहना चाहती थी, लेकिन जैसे उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। दूसरी तरफ विक्रम के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि ईशिता ने उसे धोखा दिया है और वह सिर्फ किसी तरह इस घर के दोनों भाइयों को अपने वश में करना चाहती थी। शहर पहुंचकर विक्रम ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ईशिता भी थकी हुई थी और जैसे ही सोफे पर बैठने लगी तभी विक्रम तेजी से उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला कि किसकी इजाजत से बैठ रही हो? क्या मैंने तुम्हें बैठने को कहा? फिर वह ताना मारते हुए बोला, क्या तुम्हें याद है कि मेरी मोहब्बत से पहले लोग तुम्हें कैसी नजरों से देखते थे? ये मैं ही था जिसने तुम्हें इज्जत दी, लेकिन तुम्हें वह इज्जत पसंद नहीं आई। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी मोहब्बत को बदनाम कर दिया। अगर तुम्हें राघव पसंद था या तुम्हारे बीच कुछ था तो पहले ही बता देती, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जिस दर्द से मैं तुम्हें गुजरते देखना चाहता हूँ
वह वहां घर में रहते हुए नहीं कर सकता था। ये सब सुनकर ईशिता हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। ईशिता को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद विक्रम उस पर भरोसा करेगा और समझ जाएगा कि राघव ने उसे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। विक्रम भी उसी पर शक कर रहा था और उसने तो बदला लेने के लिए उससे शादी की थी। ये सोचकर उसके आंसू लगातार उसके गालों पर गिरने लगे। वह रोते हुए बोली कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। उसे तो राघव से नफरत है, लेकिन क्या विक्रम को भी उस पर भरोसा नहीं है? विक्रम उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, अब ये मासूम बनने का नाटक बंद करो। मैं तुम्हारे चेहरे के पीछे छिपी असलियत देख चुका हूँ और अब तुम्हारे ड्रामे सहन नहीं करूंगा। वह उसे ताने देते हुए बोला कि तुम्हें अपने पति के अलावा दूसरों के सामने खुद को दिखाने का बहुत शौक है, तो अब मेरे सामने ही सब सच दिखा दो। इतना कहकर उसने हाथ में लाइटर जला दिया और सख्त आवाज में कहा कि जल्दी करो, वरना इस लाइटर से क्या कर सकता हूँ ये तुम समझ सकती हो। ये देखकर ईशिता बुरी तरह घबरा गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर कांपते हाथों से अपनी फ्रॉक की जिप खोली और उसे कंधों से नीचे सरका दिया। फ्रॉक नीचे गिर गई। वह अब सिर्फ अपने पिंक टॉप और व्हाइट ट्राउजर में खड़ी थी। उसकी ये खूबसूरती देखकर एक पल के लिए विक्रम भी चुप हो गया। कभी उसने इसी खूबसूरती को प्यार से महसूस करने के सपने देखे थे, लेकिन आज वही दृश्य उसके अंदर गुस्से की आग भड़का रहा था। वह उसे देखता रहा और उसके मन में नफरत और दर्द दोनों बढ़ते जा रहे थे। जब ईशिता अपने कपड़ों के हुक खोलने के लिए पीछे हाथ ले गई तो विक्रम ने अचानक हाथ उठाकर उसे रोक दिया, क्योंकि वह इससे आगे देख नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर ईशिता की सफेद गर्दन पर पड़े लाल निशानों पर गई। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह तेजी से उसके पास आया, उसका बाजू जोर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए बोला कि बहुत मजा आया होगा ना राघव के साथ समय बिताकर, बहुत सुकून मिला होगा। फिर गुस्से में बोला कि क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों खुद को उसके हवाले कर दिया? हमारी शादी होने वाली थी। क्या तुम्हें मेरी मर्दानगी पर शक था कि मेरे पास आने से पहले ही तुम किसी और की बाहों में चली गई? विक्रम की बातें सुनकर ईशिता को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिए हों। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। वह चाहकर भी विक्रम को कैसे समझाती कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह आज भी उतनी ही साफ और पवित्र है, लेकिन विक्रम के अंदर गुस्सा और शक इतना बढ़ चुका था कि उसे कुछ सुनना ही नहीं था। वह ईशिता का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले गया और शावर खोलकर उसे पानी के नीचे खड़ा कर दिया। ठंडा पानी जैसे ही उसके शरीर पर गिरा तो वह कांप उठी। विक्रम गुस्से और पागलपन में उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा था। वह उसके कंधों को पकड़कर जोर जोर से रगड़ते हुए पूछने लगा कि क्या यहाँ राघव ने तुम्हें छुआ था? फिर उसके गालों को पकड़कर वही सवाल दोहराने लगा। उसके बाद उसके होठों को उंगलियों से छूकर बोला, क्या यहाँ भी उसने हाथ लगाया था? फिर उसकी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यही निशान उसने दिए हैं ना। वह जैसे होश खो बैठा था। कभी उसके कंधे, कभी चेहरा, कभी गर्दन पकड़कर बार बार वही सवाल करता जा रहा था। फिर गुस्से में उसकी धड़कनों के पास हाथ रखकर चिल्लाने लगा कि बोलो, यहाँ छुआ था ना उसने? वह उसे खींचकर दीवार से लगा चुका था और शावर का पानी दोनों पर लगातार गिर रहा था। ईशिता बिल्कुल चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पानी के साथ लगातार नीचे गिरते जा रहे थे। उसे पता था कि वह कुछ भी कहेगी तो विक्रम विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इस समय वह गुस्से और जुनून में अंधा हो चुका था। जब विक्रम ने उसकी कमर को पकड़कर फिर वही सवाल किया और आगे बढ़ने लगा तो ईशिता ने उसे जोर से धक्का दे दिया और रोते हुए बोली कि बस कर दीजिए विक्रम, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है ये सब सुनने की। वह बोली कि ऐसी बातें सुनकर वह टूट जाएगी। ये सब उसके लिए जीते जी मर जाने जैसा है। लेकिन विक्रम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह बोला कि तुम्हें दर्द हो रहा है तो क्या मुझे दर्द नहीं हुआ था जब मैंने तुम्हें राघव के साथ देखा था? वह बार बार उसकी गर्दन पर पड़े निशानों की तरफ इशारा करके कह रहा था।
कि ये सब उसी ने किया है, और फिर तुम खुद को पवित्र कहती हो। वह कैसे पागलों की तरह उसे रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसके शरीर से राघव का स्पर्श मिटा देना चाहता हो। उसका ये पागलपन देखकर ईशिता सचमुच डर गई थी। अब उसने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसे विक्रम से डर लगने लगा था। लगभग 1 घंटे तक वह उसे शावर के नीचे खड़ा रखा। ठंड से उसका शरीर कांपने लगा। जैसे जैसे उसकी ताकत खत्म होने लगी, तब विक्रम उसे बाहर ले आया और बेड पर धक्का देकर खुद अलमारी से कपड़े निकालकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। ईशिता भी कांप रही थी। उसने जैसे तैसे कपड़े उठाए और बाथरूम में जाकर बदल लिए। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि विक्रम सोफे पर बैठा लगातार शराब पी रहा था और उसकी आंखें गुस्से और नशे से लाल हो चुकी थी। विक्रम का ये रूप देखकर ईशिता के दिल में डर बैठ गया। उसने विक्रम को कभी इस तरह नहीं देखा था। उसी पल उसके दिल में राघव के लिए गहरी नफरत भर गई, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। अगर वह बीच में ये सब ना करता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। उसने अपने जीवन के लिए कितने सपने देखे थे और वे पूरे भी होने वाले थे, लेकिन राघव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तक वह हमेशा डर डर कर ही जीती आई थी। उसे लगा था कि विक्रम की मोहब्बत मिलते ही उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अब सब कुछ टूट चुका था। उस पल उसे लगा कि उसका डर ही अब उसकी ताकत बन जाएगा। रोते हुए उसने मन ही मन कहा कि राघव राजपूत, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज विक्रम भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैंने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम्हें सजा नहीं दी तो मेरा नाम भी ईशिता नहीं। वह रात उसके लिए बहुत भारी थी। विक्रम शराब के नशे में सोफे पर ही सो गया था और ईशिता बिस्तर पर लेटी अपनी किस्मत पर रोती रही। पूरी रात उसकी आंखों में ही गुजर गई और उसे एक पल के लिए भी सुकून की नींद नहीं आई। अगली सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो उसने देखा कि ईशिता पहले ही उठकर किचन में नाश्ता बना चुकी है और अब चुपचाप घर की सफाई कर रही है। विक्रम ने जानबूझकर चाय का कप नीचे गिरा दिया और सख्त आवाज में बोला कि इसे साफ करो और मेरे लिए दूसरी चाय बनाकर लाओ। ईशिता बिना कुछ बोले तुरंत कप साफ करने लगी और दोबारा चाय बनाकर ले आई, लेकिन विक्रम ने एक घुट लेकर कहा कि इसमें चीनी ज्यादा है, फिर से बनाकर लाओ। वह फिर भी कुछ नहीं बोली और तीसरी बार चाय बनाकर ले आई। इस बार विक्रम ने बस एक घुट लिया और कप रखकर बोला कि अब मुझे चाय नहीं, कॉफी चाहिए। कॉफी बनाकर लाओ। जब तक वह कॉफी बनाकर वापस आई तब तक विक्रम घर से जा चुका था। रात को जब वह कमरे में सोने आई तो विक्रम पहले से ही बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही उसने एक तकिया और चादर उठाकर नीचे फेंक दी और ठंडी आवाज में बोला कि आज से तुम्हारी जगह नीचे है। बेड या सोफे पर सोने की कोशिश भी मत करना। ईशिता चुपचाप तकिया और चादर उठाकर फर्श पर लेट गई। फर्श बहुत ठंडा था और उसके शरीर में ठंड उतरने लगी, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। विक्रम अब उससे ज्यादा बात नहीं करता था, फिर भी उसे तकलीफ देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह तानों में उसके चरित्र पर वार करता और बार बार राघव का नाम लेकर उसे जलील करता। ईशिता सब सह लेती थी, लेकिन जब उसे राघव के साथ जोड़कर बातें की जाती तो उसका दिल टूट जाता। विक्रम ने उसे छुआ तक नहीं, फिर भी वह मानसिक तौर पर उसे हर दिन परेशान करता रहता था। एक दिन जब विक्रम ऑफिस के लिए निकला तो ईशिता सीधे सैलून चली गई। उसने अपना पूरा लुक बदलने का फैसला कर लिया था। विक्रम अगले हफ्ते के लिए विदेश जा रहा था और जाते समय साफ कह गया था कि अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन ईशिता तय कर चुकी थी कि इस एक हफ्ते में उसे क्या करना है। सैलून जाकर उसने अपना पूरा हुलिया बदल दिया। जो ईशिता हमेशा साधारण कपड़ों और दुपट्टे में रहती थी, उसने अब एक बोल्ड टॉप और जीन्स पहन ली। उसके लंबे बाल जो हमेशा चोटी में रहते थे, उन्हें कटवाकर नया स्टाइल दिया और रंग भी करवाया। भारी मेकअप के साथ वह अब बिल्कुल अलग दिख रही थी। उस घर में रहते हुए उसे इतना पता चल चुका था कि राघव अक्सर पास के एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ आता है। उसी शाम वह चेहरा मास्क से ढककर उसी क्लब में पहुंच गई। वहां उसकी खूबसूरती सबका ध्यान खींच रही थी। कई लड़के उसके पास आकर डांस का ऑफर दे रहे थे,
लेकिन वह ठंडे अंदाज में सबको मना करती हुई कोल्ड ड्रिंक का गिलास हाथ में लिए बैठी थी। थोड़ी देर बाद राघव भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उसके हाथ में शराब का गिलास था। तभी उसका एक दोस्त मुस्कुराते हुए बोला कि राघव, आज क्लब में बड़ा हॉट आइटम आया है, लेकिन कोई भी उसे पटाने में कामयाब नहीं हुआ, तो कोशिश कर, शायद तेरे साथ मान जाए। अगर ये तेरे साथ सेट हो गई ना, तो फिर पहले की तरह हम सब मिलकर मजे करेंगे, जैसे पहले भी कई बार कर चुके हैं। राघव उस लड़की की खूबसूरती देखकर पूरी तरह उस पर फिदा हो चुका था। वह उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि ईशिता ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया था। उसे देखते ही उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए तो वह उससे शादी जरूर करेगा। वह उसके पास जाकर बैठा, उसे डांस के लिए मनाने लगा, लेकिन ईशिता बार बार नखरे दिखाती रही और राघव उसके पीछे दीवाने की तरह घूमता रहा। कुछ देर बातें करने के बाद ईशिता अचानक क्लब से चली गई। अगले 2 दिनों तक वह वहीं आती रही। अब तक राघव उस पर पूरी तरह मोहित हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे ईशिता चाहती थी। आखिरकार वह उससे दोस्ती करने के लिए मान गई और राघव उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया, जिसके साथ ही होटल भी था। वहां दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। ईशिता ने अपने चेहरे पर बड़ा चश्मा लगा रखा था, बाल खुले थे और भारी मेकअप की वजह से उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद राघव ने कहा कि अब सीधी बात करता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह तुम क्लब में आती हो उससे लगता है कि शायद पहले भी तुम्हारी किसी से दोस्ती रही होगी। इसलिए शादी के बारे में सोचने से पहले मैं तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना चाहता हूँ, ताकि मुझे यकीन हो सके कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई और तो नहीं था। और ये बात बड़ी बेपरवाही से कह रहा था। ईशिता को पहले से अंदाजा था कि वह ऐसे ही बातें करेगा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली कि अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना ही जानना है तो खुद देख लो, लेकिन पहले अपने बारे में भी सोचो। जिस तरह तुम इतनी आसानी से एक लड़की से ये सब कह रहे हो, उससे तो लगता है कि तुम पहले भी कई लड़कियों से ऐसे मिल चुके हो। राघव हंस पड़ा और बोला, हम लड़कों को तो ऐसी बातें करने की छूट होती है। मैं तो अपनी जिंदगी की सही लड़की ढूंढने के लिए कई लड़कियों से मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे वैसी नहीं मिली जैसी मैं चाहता था। अब देखते हैं तुम कैसी हो। ये कहते हुए वह उसे होटल के कमरे की ओर ले जाने लगा, लेकिन ईशिता ने उसे रोकते हुए कहा कि होटल में जाने से बेहतर है कि तुम मेरे फ्लैट पर चलो। क्या पता यहाँ कैमरे लगे हों। अगर हम फ्लैट में जाएंगे तो आराम से बिना किसी परेशानी के ज्यादा देर तक साथ बैठकर बातें कर सकेंगे। ये सुनकर राघव उस लड़की को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि जो वह चाहता था वही होने जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उसे उसी फ्लैट में ले आई जहां ईशिता को पहले विक्रम लेकर आया था। इस फ्लैट के बारे में राघव को कुछ भी पता नहीं था। वह पहले कभी यहाँ आया भी नहीं था। ईशिता उसे अंदर ले गई। उसे मालूम था कि आज ही विक्रम भी वापस आने वाला है। उसने अपनी योजना के मुताबिक दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक तैयार की। वह खुद सामान्य ड्रिंक पी रही थी, लेकिन राघव के गिलास में उसने नशा मिला दिया। कुछ देर बाद नशे का असर होने लगा और राघव उसके करीब आने लगा। ईशिता ने पहले ही टेबल पर एक कैमरा रख दिया था। वह उसके सामने बैठकर सामान्य बातें करने लगी और धीरे धीरे उसे उकसाने लगी कि वह बताए कि आज तक कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया है। नशे में डूबा राघव उंगलियों पर गिनते हुए हंसने लगा और बोला कि इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए वह अधूरा रह गया था और उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। वह बताने लगा कि कैसे वह उस लड़की के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन सब कुछ होते होते भी वह अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाया। ईशिता उसे और बोलने के लिए उकसाती रही। वह नशे में पूरी कहानी बताता गया। उसने बताया कि उनके घर में रहने वाली एक लड़की जो नौकरानी थी, सपने देखती थी कि एक दिन इस घर की मालकिन बनेगी, लेकिन उसने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये सब सुनते हुए ईशिता की आंखों से आंसू निकल आए। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि इस सब में कमला जी भी उसके साथ शामिल थी। उसने गहरी सांस ली, कैमरे की ओर देखा और विक्रम का नाम लेते हुए कहा कि जिन गंदी बातों और आरोपों का हकदार उसे समझा गया,
असल में वह सब उसने नहीं किया था, बल्कि ये सब विक्रम के भाई और उसकी माँ की साजिश थी, जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नशे में डूबा राघव घबराकर बोला कि वह क्या कह रही है और विक्रम का नाम क्यों ले रही है। क्या वह उसके भाई को जानती है? लेकिन उससे पहले कि ईशिता ने अपने हाथ में तेज धार वाला औजार उठा लिया और कुछ ही पल बाद उसकी दर्द भरी चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी, क्योंकि ईशिता ने उससे ऐसा बदला लिया कि वह जिंदगी भर याद रखे। वह उसे हमेशा हमेशा के लिए नामर्द कर चुकी थी। दर्द से तड़पते तड़पते राघव बेहोश हो गया। वह जिंदा था या मर चुका, ये देखे बिना ही ईशिता अपना सामान लेकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब विक्रम वापस फ्लैट में पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आते ही उसे फर्श पर खून की बूंदें दिखाई दी। जब उसने सामने सोफे पर राघव को उस हालत में पड़ा देखा तो वह घबरा गया। उसने तुरंत अपने भाई को संभाला, उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन बेहोशी के बीच राघव बार बार चिल्ला रहा था। उसकी ये हालत ईशिता ने की है और उसने उसे बर्बाद कर दिया। विक्रम ने डॉक्टर से कहकर उसे नींद का इंजेक्शन लगवा दिया ताकि वह शांत हो सके, क्योंकि इस समय उसे आराम की सख्त जरूरत थी। जब विक्रम घर लौटा तो उसकी नजर टेबल पर पड़े कैमरे पर पड़ी। घर में ईशिता का कोई सामान नहीं था। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने कैमरा चलाकर वीडियो देखना शुरू किया। तभी कमला जी भी अस्पताल से सीधे वहां आ गई। दोनों साथ बैठकर वो वीडियो देखने लगे। जैसे जैसे नशे में राघव सच्चाई बोलता जा रहा था, कमला जी के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और विक्रम के अंदर गुस्से का तूफान उठने लगा। अचानक वह जोर से चिल्लाया और अपनी माँ से पूछने लगा कि उन्होंने ये सब क्यों किया। सिर्फ एक लड़की को उसकी नजरों में गिराने के लिए वे लोग इतने नीचे कैसे गिर गए। वे कहने लगा कि जो कुछ उन्होंने ईशिता के साथ किया, लगभग वही उसने भी उसके साथ किया, जबकि वह लड़की इस घर में सिर्फ उसके भरोसे आई थी। उसे अपने ही हाथों से दर्द और अपमान मिला। विक्रम को अपने भाई से ऐसी उम्मीद थी, लेकिन अपनी माँ से बिल्कुल नहीं। कमला जी रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि नफरत और लालच में आकर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी हालत रो रो कर बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन विक्रम के दिल में अपने भाई और माँ के लिए गहरा गुस्सा और नफरत भर चुकी थी। वह दोबारा अस्पताल भी नहीं गया। उधर राघव भी अपने भाई से माफी मांगना चाहता था, मगर विक्रम ने उससे हर रिश्ता तोड़ लिया। जब ये सब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने भी अपनी पत्नी और छोटे बेटे से रिश्ता तोड़ दिया और विक्रम के पास आकर रहने लगे। उनका कहना था कि जिस घर में ऐसी सोच हो वहां रहना बेकार है। वे दुखी होकर बोले कि बच्चे की परवरिश में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर शुरुआत से सही संस्कार मिले तो औलाद इतनी गलत राह पर नहीं जाती। विक्रम पछतावे से टूट चुका था। उसने हर जगह ईशिता को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कई बार तो वह सड़क पर बैठकर उसका नाम लेकर रोने लगता, मगर ईशिता उससे बहुत दूर जा चुकी थी। उसके पास जितने थोड़े बहुत पैसे थे, उनसे वह बस में बैठकर एक दूसरे शहर चली गई। करीब 10 घंटे का सफर तय करने के बाद वह वहां पहुंची। नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। खर्च चलाने के लिए वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, कपड़े सिलती और मेहनत करती रही। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। इस दौरान वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। उसके बनाए कपड़ों के डिजाइन एक मशहूर ब्रांड को इतने पसंद आए कि उन्होंने उसे अपने साथ काम करने का मौका दे दिया। धीरे धीरे वह एक जानी मानी डिजाइनर के साथ काम करने लगी। 2 साल की मेहनत के बाद उसने अपना घर भी खरीद लिया। अब वह पहले वाली कमजोर ईशिता नहीं थी, बल्कि अपनी मेहनत से बनी हुई एक सम्मानित और आत्मनिर्भर लड़की थी, जिसकी अपनी पहचान और अपना ब्रांड था। जब उनके ब्रांड के लिए एक फोटोशूट किया जा रहा था तो उसमें ईशिता भी शामिल थी। वही तस्वीर बाद में एक मैगजीन में छपी और वह मैगजीन किसी तरह विक्रम तक भी पहुंच गई। ईशिता को देखते ही विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और पागलों की तरह भागते हुए उसके ऑफिस के बाहर पहुंच गया। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड उसे बार बार समझाते रहे कि जब तक मैडम
खुद इजाजत नहीं देगी तब तक वह अंदर नहीं जा सकता। विक्रम वहीं रुक गया। तेज धूप थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, फिर भी वह पूरे 3 घंटे वहीं खड़ा रहा। बस ईशिता के बाहर आने का इंतजार करता रहा। जब आखिरकार ईशिता ऑफिस से बाहर निकली तो विक्रम तुरंत उसके सामने आ गया। अचानक उसे अपने सामने देखकर ईशिता भी एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन इस बार उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना प्यार, ना कोई और एहसास। विक्रम उसके पास आया और बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया और घबराई हुई आवाज में बोला, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा। लेकिन ईशिता ने उसे तुरंत खुद से अलग कर दिया और सख्त लहजे में बोली कि उसका अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। वह उससे दूर रहे क्योंकि वह उसे पहचानती तक नहीं। मगर विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह बार बार माफी मांगता रहा, रोता रहा और उसे समझाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब ईशिता पहले जैसी नहीं रही थी। अगर वह पहले वाली ईशिता होती तो शायद उसे माफ कर देती, लेकिन इस बार उसने सीधा तलाक का केस कर दिया था। उसने साफ कहा कि वह ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं रह सकती जिसने उस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि प्यार की शुरुआत ही भरोसे से होती है। अगर भरोसा ही नहीं तो प्यार का क्या मतलब रह जाता है। उसने कहा कि यही तुम्हारी सजा है विक्रम राजपूत की। तुम मुझे तलाक दोगे। अगर आज मैं तुम्हें माफ कर दूं तो लोग समझेंगे कि औरत कमजोर होती है, लेकिन हर बार औरत ही क्यों समझौता करे, हर बार वही क्यों कुर्बानी दे। ये सुनकर विक्रम का दिल जैसे टूट गया। उसने दर्द भरी आवाज में कहा कि वह मानता है कि उससे गलती हुई है, उसने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर वह खुद उसकी जगह होती तो शायद वही महसूस करती जो उसने किया। उसने कहा कि कोई भी मर्द अगर अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी की बाहों में देख ले, उसके शरीर पर किसी और के स्पर्श के निशान देख ले, तो क्या वह उस पल सच और झूठ समझने की हालत में रह जाता है? वह बोला कि उन पलों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह हर दिन मरता था और कोशिश करता था कि उन यादों को भूल जाए। फिर भी उसने सब कुछ भुलाकर ईशिता से शादी की और उसे उस घर से दूर ले आया, क्योंकि उसे लगा कि वह सब कुछ पीछे छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर पाएगा। लेकिन वह अपने दिल और दिमाग से उन बातों को पूरी तरह मिटा नहीं सका और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसने कहा कि इस गलती के लिए ईशिता जो सजा देना चाहे वह उसे मंजूर है, लेकिन एक बार शांत दिमाग से जरूर सोचे, क्योंकि अगर वह उसे छोड़ देगी तो शायद वह जी नहीं पाएगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से फ्लैट की चाबी निकाली और ईशिता की हथेली पर रख दी और बोला कि उनका घर आज भी उसका इंतजार कर रहा है। फिर उसने कहा कि आज से ठीक 8 दिन बाद वह उस घर में वापस आएगा। अगर उसे उस घर में प्यार की रोशनी मिली तो वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा, लेकिन अगर वहां सन्नाटा और अंधेरा मिला तो वह हमेशा के लिए वहां से चला जाएगा और कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जाते जाते उसने ये भी कहा कि तलाक के कागज भी वह उसी कमरे में रख देगा। अगर ईशिता को सच में तलाक चाहिए तो 8 दिन बाद जाकर वह कागज ले सकती है, और अगर वह उसे माफ कर सके तो उससे पहले ही उस घर में आकर उसे फिर से अपने प्यार की रोशनी से भर दे। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए विक्रम वहां से चला गया और ईशिता उसी जगह खड़ी रह गई। उसकी मुट्ठी में वह चाबी कसकर दब गई थी और कुछ आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क आए थे। इधर विक्रम घर लौट आया था, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसका एक भाई डिप्रेशन में चला गया और कई बार आधी रात को अचानक उठकर चिल्लाने लगता, कभी दीवारों पर सर मारने लगता, जबकि विक्रम खुद भी बिल्कुल चुप रहने लगा था, जैसे उसकी आवाज ही खो गई हो। कमला जी अपने बेटों की हालत देखकर हर वक्त रोती रहती थी। कई बार वह विक्रम के पास आकर उससे माफी मांगना चाहती थी, उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन विक्रम बस इतना ही कहता कि मम्मा ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आपने शुरुआत में उस मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय ना किया होता तो शायद आज हमारा घर इस हालत में ना होता। विक्रम हर दिन ईशिता का इंतजार करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। आज पूरे 5 दिन हो चुके थे।
अब उसकी उम्मीद भी टूटने लगी थी। वह खुद से कहता कि शायद इशिता अब कभी वापस नहीं आएगी, और आए भी क्यों। जब वह रोती रही, तड़पती रही, जब मैंने उसका विश्वास नहीं किया, तो अब वह क्यों लौटेगी। कई रातों तक वह सो नहीं पाता, अचानक उठकर बैठ जाता और भगवान से बस यही प्रार्थना करता कि इशिता उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। फिर एक दिन जब वह ऑफिस से वापस आया और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, तो उसे अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पूरे घर में एक जानी पहचानी खुशबू फैली हुई थी और किचन से बर्तनों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। उसका दिल अनजानी खुशी से तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। जैसे ही अंदर झांका तो उसके दिल को गहरा सुकून मिल गया। वह दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और उसे बस देखता ही रह गया। इशिता ने दुपट्टा कमर पर बांध रखा था और जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर उसे देखा और बिल्कुल सामान्य अंदाज में बोली, आप आ गए? जल्दी से फ्रेश हो जाइए, बस खाना लगने ही वाला है। उसकी ये सहज आवाज सुनकर विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। वह धीरे से पीछे से आया और चुपके से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गर्दन के पास झुक गया। उसकी आवाज भरा गई थी, थैंक यू सो मच इशिता, मुझे नई जिंदगी देने के लिए। वह बार बार उसकी गर्दन को प्यार से चूमते हुए उसे अपनी तरफ घुमाकर अपनी बाहों में कसकर भर गया। क्या कर रहे हो आप विक्रम, मुझे छोड़ो। आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा चिकन बिरयानी बनाई है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। इशिता हल्की सी शर्म और मुस्कान के साथ खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह सच में चाहती थी कि पहले वह आराम से खाना खा ले। लेकिन विक्रम की आंखों में उस समय सिर्फ और सिर्फ इशिता के लिए प्यार और तड़प भरी हुई थी। इतने दिनों की दूरी, दर्द और गलतफहमियों के बाद आज वह उसे अपने सामने देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखता रहा और बोला, आज उसे बिरयानी का स्वाद नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी खुशी का एहसास चाहिए। ये कहते हुए उसने इशिता को अपनी बाहों में उठा लिया। इशिता थोड़ा घबराकर बोली कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, बिरयानी जल जाएगी। विक्रम हंसते हुए बोला कि अगर आज बिरयानी जल भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आज का ये पल वह खोना नहीं चाहता। तब इशिता ने जल्दी से जाकर चूल्हा बंद किया और विक्रम उसे लेकर कमरे में आ गया। उसने पैर से दरवाजा बंद किया और इशिता को प्यार से बेड पर बिठा दिया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, जैसे इतने दिनों की दूरी के बाद अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में एक दूसरे के सामने है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और अपने दिलों में छुपे सारे दर्द, शिकायतें और गलतफहमियां भूलकर बस एक दूसरे के प्यार में खो गए। उस पल में जैसे उनकी जिंदगी के सारे पुराने जख्म भरने लगे थे। इशिता को भी आज बहुत गहरा सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने पूरे दिल से विक्रम को माफ कर दिया था, अपनी जिंदगी को फिर से खुशियों की तरफ मोड़ने का फैसला किया था। जब विक्रम उसे फ्लैट की चाबी देकर गया था, उस रात इशिता ने बहुत देर तक अकेले बैठकर सोचा था। उसने विक्रम के हर शब्द को याद किया, उसकी आंखों में दिखाई देने वाला पछतावा याद किया और ये भी सोचा कि उसकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन उस एक गलती के लिए क्या वह उसे पूरी जिंदगी की सजा दे सकती थी? क्या वह खुद भी कभी चैन से जी पाती? इन सब सवालों ने उसके दिल को अंदर तक हिला दिया था। आखिरकार उसने ये समझ लिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसमें माफी भी होनी चाहिए। जब उसने विक्रम को माफ करने का फैसला किया, उसी पल उसके दिल से जैसे एक बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया था। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर दिन के साथ विक्रम का प्यार, उसकी परवाह और उसकी सच्चाई ये साबित करती रही कि इशिता का फैसला बिल्कुल सही था। उसने विक्रम को माफ करके कोई गलती नहीं की थी, बल्कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गया था। आज वो दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर रहे थे, जहां बीते हुए दर्द की जगह समझदारी, भरोसा और सच्ची मोहब्बत ने ले ली थी। और यही वजह थी कि समय के साथ ये साफ हो गया था कि इशिता का फैसला गलत नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे सही और सबसे खूबसूरत फैसला था।
दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और भी रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही नई नई और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।